हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ एलिस क्लासेस। नाउ हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को जो कि हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या है। तो उसको हमने कैसे समझा था? हमने समझा था कि समीर एक और समीर दो की कहानी से। तो क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि समीर एक रिच था, वो अपना स्कूल जाता था, और समीर दो वो अपना न्यूज़पेपर बेचता था क्योंकि वो गरीब था। और उसके अलावा समीर एक हिंदू था, ये मुस्लिम था समीर दो। तो इस तरीके से हमने रिलीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, कल्चर्स के टर्म में इनको डिफ़ाइन किया था। फिर उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने? डाइवर्सिटी में हमने अलग अलग तरीके से देखा था कि हम सेम चीज़ों को कितने अलग अलग तरीके से करते हैं। लोग शादियाँ इवन देखो कितने तरीके से करते हैं, प्रेयर कितने तरीके से करते हैं, ग्रीट कितने तरीके से करते हैं, ड्रेसेस कितने तरीके से पहनते हैं, खाना कितने तरीके से बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने डाइवर्सिटी को डिफ़ाइन किया था। फिर हमने देखा था कि डाइवर्सिटी किसी एक जगह की हमेशा स्टैटिक नहीं रहती है, वो भी मूव करती रहती है डाइवर्सिटी। वो किस बेसिस पे मूव करती है? क्योंकि लोग अपना ट्रेड के लिए एक से दूसरी जगह पे जाते हैं, इस तरीके से हमने देखा था। या फिर हो सकता है कि वहाँ पे कोई डिजास्टर आ गया हो, इस वजह से पर्सन मूव कर जाता है एक से दूसरे प्लेसेस पे। नाउ फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि यार डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को रिच बनाता है। तो हमने देखा था हाँ भाई, फूड पैटर्न हमारा डिफरेंट हो जाता है। इवन डिफरेंट फूड पैटर्न से हमें क्या फ़ायदा? हमारा इवन न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे आपको भी पता होगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या चाहिए होता है। हमें प्रोटीन भी चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है, हमें विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल चाहिए होते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर फूड्स में ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। अगर हमारा फूड पैटर्न डिफरेंट होगा तो हमें सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे और एक हमारी कंप्लीट हेल्थी बॉडी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि फूड हमारा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। फेस्टिवल एंजॉय करने में कितना मज़ा आएगा, डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट क्लोथ्स, तो हम ब्यूटीफुल दिखेंगे। जैसे हम लोग होली खेलते हैं, अभी हमारी होली निकली थी, तो होली पे हमने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए थे, तो कितना अच्छा लगता है उनकी फ़ोटोज़ वगैरह। ठीक है, फिर लैंग्वेज, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखेंगे हम लोग तो उतने हमारे ज़्यादा अर्निंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, हम ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, कितनी रिच हो जाएगी हमारी लाइफ। डिफरेंट तरीके के लोगों को फ्रेंड एंड बनाएंगे हम लोग। जैसे समीर एक और समीर दो अपना फ्रेंड्स बन गए थे। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट स्टोरी राइटिंग्स वगैरह, तो और भी कई चीज़ें हो सकती है। तो आपके चैप्टर में मैंने जितना दिया है उसको समराइज करके दिया है, और आगे हम इसको चाहे और फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे छोड़ा था कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब हमारी डाइवर्सिटी को कौन से ऐसे कारण हैं जो प्रमोट करते हैं हमारी डाइवर्सिटी को, या हमारे रीजंस रहे हैं कि इस वजह से डाइवर्सिटी यहाँ पर जनरेट हुई है। तो नाउ लेट अस डिस्कस द वन बाई वन। तो पहले एक छोटी सी केस स्टडी समझते हैं हम। तो केस स्टडी किसकी? हम दो रीजन समझेंगे। एक समझेंगे लद्दाख जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, और एक पढ़ेंगे हम केरला जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट रीजन है। लद्दाख को देख के कैसा लगता है? तो लद्दाख की पहले मैं थोड़ी सी इमेज दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है लद्दाख। क्या है ये? लद्दाख। इसको देख के क्या लग रहा है आपको? लद्दाख को देख के लग रहा है कि यहाँ पे कितनी सारी स्नो है, यानी कि यहाँ हमेशा स्नो कवर रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें लग रहा है कि रेन तो होती नहीं होगी क्योंकि माउंटेनस रीजन है, हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ में उतनी रेन होती नहीं है, यहाँ स्नोफॉल्स होता है वो भी काफ़ी कम। ठीक है, तो देख के लग रहा है ना ये। फिर उसके बाद और क्या देख के लग रहा है? यहाँ पर हमें लग रहा है कि अब जैसे यहाँ पीने के लिए पानी कहाँ से आता होगा? अब यहाँ पे कोई पाइपलाइन तो बिछी नहीं होगी यहाँ पे कि पाइपलाइन से हमारी टूटी खोली, हमने नल खोला और हमारे पानी आना शुरू हो गया। हम लोग यहाँ पे बर्फ़ को पिघला के इवन पानी पीते हैं यहाँ पे। तो यहाँ की लाइफ बड़ी टफ होती है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश की। देखो, ये कोल्ड डेजर्ट है, तो डेजर्ट ही तो है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है यहाँ पे कि पेड़ पौधे वगैरह, डेजर्ट ही है। ये कोल्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्नो है। जैसे कि आपका हॉट डेजर्ट कौन सा हो गया? हॉट डेजर्ट आपका हो गया जैसे कि बीकानेर का रीजन अपने राजस्थान में। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये माउंटेनस रीजन है, हमने देख ही लिया। यहाँ पे रेंस होती नहीं है, तो एरिया मोस्टली कवर्ड रहता है स्नो में। तो जब स्नो में कवर्ड रहेगा तो यहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल है? बहुत ही कम, रेयरली, वो भी समर सीजन में रहेगी 2-3 मंथ के लिए। मैंने बताया आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यहाँ पे मेल्टिंग स्नो से पानी पीते हैं, स्नो को मेल्ट करके। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा, अब जैसे जहाँ पे ठंड होती है, जैसे अंटार्कटिका हो गया या आर्कटिक रीजन हो गया, तो वहाँ पर जानवर कैसे रहेंगे? उनके ऊपर बहुत सारे घने बाल रहेंगे, डेंस डेंस बाल रहेंगे। तो यहाँ पे उसी तरीके की पश्मीना गोट पाई जाती है, बकरी। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उससे उससे वूल कलेक्ट करते हैं सर्दियों के लिए,
और उसी से हम यहाँ पे पश्मीना शॉल का नाम अगर आपने सुना हो कि पश्मीना शॉल यहीं बनती है, ठीक है, यहीं की वूल से कलेक्ट करके बनती है, तो उसी से लोग ट्रेड करते हैं, उसी को बेच के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और बाकी यहाँ पे दूसरा भी एक रोजी रोटी के लिए यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, क्योंकि देखो कितना अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए। तो यहाँ पे लोग जाएंगे घूमने के लिए, बाहर से भी आते हैं, इंडिया के बाहर से हम लोग भी काफ़ी जाते हैं यहाँ पे टूरिस्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, तो उससे भी लोग अर्न करते हैं। पर ये टूरिस्ट प्लेस के लिए सिर्फ 3-4 मंथ के लिए ही मोस्टली रहता है, करीबन मई से लेके, और ये रहता है सितंबर के आसपास का इसका मोस्टली सीज़न रहता है। अप्रैल मान सकते हो इधर से, बाकी जनवरी फरवरी में भी जाते हैं पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। मोस्टली सीज़न होता है यहाँ पे अप्रैल टू सितंबर का, ठीक है। तो ये हमने देखा। अच्छा, यहाँ पे जो रिलीजन है वो बुद्धिज़्म है। तो बुद्धिज़्म जो है ये यहाँ से, ये आप पहले एक बार इसकी ज्योग्राफी देखते हैं। ये लद्दाख है, लद्दाख के इस साइड क्या है, ये चाइना तिब्बतिन रीजन है, ठीक है। इस साइड क्या है, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए इधर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है, इधर अरब रीजन आएगा इस साइड, ठीक है, अरब रीजन। तो यहाँ पे क्या था कि चाइना का, अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पे एक यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन होता था। तो ये जो लद्दाख रीजन है ये एक सिल्क रूट का भी काम करता था, ठीक है। यहाँ से लोग कारवार जाया करते थे, ये एक बहुत बड़ा सिल्क रूट था, ठीक है। ये आप हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ोगे क्लास 6 में, तब उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी थोड़े से के लिए आप ये देख लो कि यहाँ पे एक सिल्क रूट है, ठीक है। तो ये हमने समझा। तो यहाँ पर रिलीजन जो आया है, ये रिलीजन गया है यहाँ से लद्दाख से तिब्बतन। तो ये इसी रीजन से, यहाँ से, जैसे इंडिया में आपके बुद्धिज़्म भी है, जैनिज़्म भी है, तो जो बुद्धिज़्म गया ना तिब्बत, वो लद्दाख रीजन से ही गया है, ठीक है। तो देखो मैंने इधर लिखा भी है, हिस्टोरिकली ये फेमस था ट्रेड रूट के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई पासेज है जिससे कारवार जाया करते थे तिब्बत, और अपना टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रो, सिल्क, कारपेट्स वगैरह लेके जाया करते थे। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये था। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस था अरब का और चाइनीज़ ट्रेडर का, तो ये बता ही दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें लेके जाते थे। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत पाया लद्दाख, ठीक है। अच्छा, यहाँ का एक कल्चर और था, यहाँ पे एक नेशनल तिब्बती नेशनल एपिक्स केसर सागा यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि तिब्बत बगल में है, तो तिब्बत का यहाँ पे केसर सागा है, तो वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और ये दोनों के द्वारा गाया जाता है, मुस्लिम्स के द्वारा भी, बुद्धिस्ट पे, क्योंकि इधर मुस्लिम्स भी थे काफ़ी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पहले लद्दाख को समझा। अब पहले थोड़ा सा केरला को भी समझ लेते हैं। अब पहले केरला रीजन देखो आप, पहले तो इसको ज्योग्राफी में देखो। केरला कहाँ, बिल्कुल साउथ में, इधर क्या है, सी है, ठीक है। अगर इधर सी है तो ओबियसली यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, यहाँ की ज्योग्राफी अलग है। यहाँ पे रेनफॉल भी होता होगा, यहाँ पे माउंटेन्स भी है, इस साइड तो माउंटेन है। ये पूरा रीजन जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये थोड़ा सा माउंटेनस रीजन है, और यहाँ पे बारिश भी होती है। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, स्पाइसेस जैसे कि कार्डमम हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा पहले एक बार ये रीजन को देखो, ये मैंने एक वॉलपेपर अटैच किया है इसके साथ। तो यहाँ पे आप देखो, ये घने जंगल टाइप के, यहाँ पहाड़ भी है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी सेंचुरियाँ भी है, ठीक है। जब हम और एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे कि क्या कौन कौन सी सेंचुरी है। जैसे कुछ कुछ देखो, जैसे वैनेट सेंचुरी है, कन्नौर है, ठीक है। तो काफ़ी सारी लेक्स भी है इधर, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि केरला रीजन जो है वो सी से सराउंड है, और हिल्स भी है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे स्पाइसेस यहाँ पे ग्रो किए गए हैं। कार्डमम हो गया, पेपर हो गया, क्लोव्स हो गया। और ये पता है आपको, स्पाइसेस इतने कॉस्टली यहाँ पे बाहर जाके बिकते थे, तो इस वजह से यूरोपियंस काफ़ी आए थे यहाँ पे केरला रीजन्स में, ठीक है। यूरोप केरला में आए थे, कहाँ से आए थे, नीचे की साइड से। ये मैंने वर्ल्ड मैप नहीं लगाया यहाँ पे, लेकिन आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इधर से नीचे वास्को डी गामा अफ्रीका से नीचे होते हुए आया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से आया था। उसके अलावा और क्या था यहाँ पे, तो हमने देखा, तो ये देखा, बिकॉज ऑफ दिस, इस स्पाइसेस के वजह से काफ़ी सारे ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे। कौन कौन से, जैसे अरब ट्रेडर हो गए, जूइस हो गए, वास्को डी गामा है, ठीक है। तो जब बाहर के लोग आएंगे तो उनका अपना कल्चर होगा। तो जैसे सेंट थॉमस आया था तो वो अपना क्रिश्चियन लेके आ गया यहाँ पे, तो क्रिश्चियनिटी ही उस वजह से यहाँ पे आई थी। और अगर आपने अरब ट्रेवलर का नाम सुना होगा, इब्न तूता यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से जब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट जगह के लोग आएंगे तो रिलीजन भी डिफरेंट हो जाएगा। हिंदुज़म, इस्लामिस्ट, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, तो ये सब फ्लरिश हो रहे थे इस रीजन्स में, ठीक है। और खाना पीना कैसा रहेगा यहाँ पे,
तो खाना पीना वही रहेगा जो इसकी ज्योग्राफी अलाउ करेगी। तो ज्योग्राफी कैसी थी, जैसे सी है, इधर ये सी है, तो सी है तो यहाँ पे मच्छी भी होगी, मछली होगी, तो मछली होगी, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी होगा, तो यहाँ पे राइस भी हो सकता है। तो भाई जो लोग जहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो तो खाएंगे ही खाएंगे ना, वो तो बाहर से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं हम लोग, पर मेजोरिटी खाना तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग जो क्या क्या खाते हैं, फ़िश खाते थे, राइस खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स भी ग्रो हो जाती हैं यहाँ पे। तो अच्छा, आपको दोनों रीजन देखे अपन ने, है ना। अब इसको देखो क्या समझ में आया आपको। यहाँ पे भैया एग्रीकल्चर हो नहीं सकती, ठीक है, यहाँ पे पश्मीना गोट होती है, तो इनका ट्रेड किस पे डिपेंड करेगा, इनका डिपेंड करेगा पश्मीना गोट के ऊपर। तो यहाँ की ज्योग्राफी हमको क्या बता रही है, यहाँ की ज्योग्राफी हमें बता रही है कि हमारा खाना पीना कैसा रहेगा। खाना पीना हम लोग भैया यहाँ पे राइस तो खा नहीं सकते, फ़िश भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा खाना पीना नॉन वेज टाइप का रहेगा, पश्मीना गोट ज़्यादा खाएंगे। बोल दो यहाँ से इंपोर्ट करेंगे वो सामान को नीचे से, लेकिन कितना कर पाएंगे, ठीक है, मेजोरिटी खाना तो वही रहेगा ना जो यहाँ की ज्योग्राफी अलाउ करेगी हमें, ठीक है। उसके अलावा केरला का खाना पीना कैसा रहेगा, हमने बात की कि यहाँ पे फ़िश खाएंगे, यहाँ पे राइस खाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। और ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड कौन सा होगा, जो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं वही हमारा ट्रेड रहेगा। तो ट्रेड पैटर्न में डाइवर्सिटी आ गई, ठीक है। तो डाइवर्सिटी क्या ज्योग्राफी पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी के वजह से ही आपकी एग्रीकल्चर पूरी डिपेंडेंट होती है, क्योंकि आपका क्लाइमेट, आपका रेनफॉल, इन्हीं के पर डिपेंड होती है हमारी एग्रीकल्चर, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट थिंग हमने देखी थी कि हिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है। तो हमने वैसे बात की थी कि दो फैक्टर होते हैं इसके, एक होते हैं ज्योग्राफी जिस पे डाइवर्सिटी डिपेंड करती है, ज्योग्राफी, और दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, हिस्ट्री पे। तो ज्योग्राफी से तो हमने पता कर लिया भैया कि हमारा फूड पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है, फूड पैटर्न से हमारा ट्रेड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ट्रेड पैटर्न। इवन पता है कई बार एग्रीकल्चर पे भी बहुत सारे कल्चर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे उड़ीसा वगैरह की, जब हम बाद में आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे कि जैसे कई कई जगह उड़ीसा में जब नया सीज़न शुरू होता है तो नया फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, तो इवन कल्चर भी कई बार इस पर डिपेंड करता है। अब हिस्ट्री पे कैसे डिपेंड करेगा, इवन हिस्ट्री भी ज्योग्राफी पे डिपेंडेंट होती है। कैसे, अब जैसे यहाँ पे स्पाइसेस ग्रो किए जा रहे थे, भाई जब स्पाइस ग्रो किए जा रहे थे तो इसी स्पाइस के वजह से ही तो, स्पाइस के वजह से ट्रेड आया, क्योंकि ट्रेड करेंगे स्पाइस में, और ट्रेड की वजह से कौन अट्रैक्टिव हुआ, फॉरेन ट्रैवलर, ठीक है, फॉरेन लोग आए, ट्रैवलर या फिर फॉरेन जो भी जो बिजनेसमैन थे, तो वो लोग आए यहाँ पे तो अपना ट्रेड करते थे। तो जब बाहर के लोग आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे, तो ट्रेडर्स आएंगे तो बाहर का अपना कल्चर भी तो लेके आएंगे, कल्चर तो वहाँ छोड़ के नहीं आ जाएंगे ना वो लोग, तो कल्चर भी अपने साथ ही आएगा उनके। तो जैसे कोई अरब ट्रेडर आया, कोई क्रिश्चियन आया, तो इस वजह से यहाँ का कल्चर और रिलीजन भी इन्फ्लुएंस हो गया, लैंग्वेज भी इन्फ्लुएंस हो गई, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज। और हमने डाइवर्सिटी को किस तरीके से डिफाइन किया था, क्योंकि डाइवर्सिटी है क्या, डाइवर्सिटी यानी कि डूइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे, यानी कि कल्चर में खाना पीना, रिलीजन में अपना कि कौन सा रिलीजन है, ठीक है, किसी का हिंदू है, किसी का मुस्लिम है, किसी का क्रिश्चियनिटी है, तो रिलीजन भी डिपेंड कर रहा है, किसी की लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली दो फैक्टर पे डिपेंड की या नहीं की, ठीक है, की ना। तो इस तरीके से, और इसी चीज़ को मैंने नीचे थोड़ा सा कंक्लूजन में लिख दिया कि कंक्लूजन ऑफ अबव केस स्टडी, जैसे ज्योग्राफी जो है दोनों रीजन की डिफरेंट है, हमने देखा, ठीक है, वो माउंटेन है, ये इधर सी रूट है, ठीक है, ये सब चीज़ देखी। तो केरला की ज्योग्राफी क्या अलाउड कर रही थी, कल्टीवेशन ऑफ स्पाइस एंड राइसेस, जबकि लद्दाख की ज्योग्राफी भाई बुल्स बनाएंगे वो लोग तो, ठीक है, या फिर वहाँ पे ट्रेड पासेस थे वहाँ पे, तो पासेस होने की वजह से, जैसे ये थे, ये पासेस थे तिब्बतन में, तो यहाँ पे सिल्क रूट था, तो उससे भी ये कारवार जो है अपना पैसा कमाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। उसके अलावा अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में तो देखो ऊपर भी चाइनीज़ और अरब दोनों आए थे और नीचे केरला में भी आए थे, तो हिस्ट्री दोनों रीजन की सेम थी, ठीक है। जैसे दोनों रीजन जो थे इन्फ्लुएंस थे अरब और चाइनीज़, तो कल्चरल लाइफ जो होती है वो मोस्टली किससे एसोसिएटेड होगी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, दोनों अपन ने बात ही कर ली। तो जैसे जो भी रिलीजन आएगा, जो भी लैंग्वेज आएगी, डेवलप होएगी, वो उसी से डिपेंड होगी, क्योंकि कौन लोग आए हैं यहाँ पे 500,000 साल पहले, तो उसी से वो डेवलप होता रहेगा। अब जैसे नए कोई लोग आ जाएंगे तो नया चेंज हो जाएगा, नई डाइवर्सिटी आ जाएगी, नया कल्चर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर फाइनली हमने बात की जैसे करंट, जैसे हमने ऊपर भी इसी लाइन को लिखा था कि करंट जो हमारी कल्चरल लाइफ है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं है पास्ट से, रादर आज भी चेंज हो रही है जैसे ही जैसे सोसाइटी मूव कर रही है एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, तो अभी तक क्या क्या पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्या है, ठीक है, पढ़ा हमने डाइवर्सिटी क्या है, डूइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वे,
क्या डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती है? डाइवर्सिटी क्या इम्प्रूव करती है हमारी लाइफ को? इम्प्रूव आवर लाइफ, ठीक है, ये हमने पढ़ा कि भाई करती है। हमारा फूड, कल्चर, लाइफ, लैंग्वेज, ठीक है, वो आप पुराने वीडियो में भी देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिर कौन से ऐसे फैक्टर जिस पे हमारी डाइवर्सिटी डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच डाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो दो मेजर फैक्टर हो गए, कौन कौन से? एक हो गई हिस्ट्री और एक हो गई ज्योग्राफी, ठीक है साहब। अभी नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे, क्या इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे अंदर यूनिटी है या नहीं है? ठीक है, वैसे तो हम सुनते आ रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हम समझते हैं कि क्या है। पहली बात तो डाइवर्सिटी में यूनिटी है या नहीं है, फिर दूसरी बात अगर है तो कैसे, ठीक है, तो समझते हैं। पहली बात तो ये टर्म किसने दिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी? ये टर्म कोइन किया था अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, ये याद कर लेना आप, ठीक है। अब क्या हुआ, तो पहले हम हिस्ट्री से ही समझते हैं कि क्या यूनिटी थी डाइवर्सिटी में। तो ये डाइवर्सिटी तो हज़ारों साल से चली आ रही है। तो हमारे जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था, ब्रिटिश रूल जो हुआ करता था, मेजोरिटी जब ब्रिटिश रूल कहाँ से कहाँ तक था, 1757 से मेनली जब प्लासी का इन्होंने युद्ध जीता था, प्लासी की वॉर जीती थी, तब से इनका मेजोरिटी मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ था इनका, ठीक है। तो 200 साल करीबन इन्होंने रूल किया। तो इन्होंने देखा ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है। तो इन्होंने सोचे कि एक दूसरे को रिलीजन के अगेंस्ट लड़वाते हैं एक दूसरे को, ठीक है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इन्होंने डिवाइड करने की कोशिश की इंडियन को कि ठीक है, इनका रिलीजन डिफरेंट है, इनकी कास्ट डिफरेंट है, इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो सोचा कि एक को दूसरे के अगेंस्ट इनको भड़काते हैं। लेकिन इंडिया भी कम नहीं थे। इंडियन ने क्या किया, वो अपना यूनाइट रहे थे उस टाइम। अगर ऐसा होता, अगर वो डिवाइड हो जाते, तो क्या आज हम इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस चीज़ को इन्होंने कोशिश की, थोड़ी बहुत डली भी, हमारे अंदर फूट डली हुई थी, लेकिन फिर हम वापस यूनाइट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी सस्टेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम यूनाइट थे अंदर से, ठीक है। तो हम लोग फाइट किए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के। तो कैसे फाइट किया था हम लोगों ने ना, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ठीक है, तो हम सब ने जॉइंट एक्शन के लिए एक साथ काम किया। कोई भी जॉइंट एक्शन लेते थे। जैसे जब 1905 के टाइम में जब बंगाल का विभाजन किया था, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने एक दूसरे को राखियाँ बांधी थी, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना कि मतलब एक दूसरे को लोग यूनाइट थे उस टाइम पे। और इवन सब लोग एक साथ, जैसे कुछ भी होता था तो एक साथ जेल भी जाते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद जैसे इंडियन फ्लैग है, अब ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम का इंडियन फ्लैग अलग हो गया, हिंदू का अलग हो गया, ठीक है, या फिर क्रिश्चियन का अलग हो गया। फ्लैग तो सबका एक जैसा ही है। तो ये जो सिम्बॉल्स है और कई सॉन्ग्स है, वो हमें यूनाइट रखता है एक दूसरे के अगेंस्ट। सब रिलीजन का अलग अलग तो नहीं है ना। आज 26 जनवरी या 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तो सभी एक ही सिंबल के साथ काम करते हैं ना। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम यूनाइट क्यों हैं? क्योंकि हमारे सिंबल जो है हमें जोड़े रखते हैं एक दूसरे को। हमारी हिस्ट्री हमें जोड़ी रखती है। इससे हमें क्या बताता है, हमारी हिस्ट्री हमें जोड़ी रखती है, हमें याद दिलाती है कि हमारे जितने भी जो फ्रीडम फाइटर लड़े थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, ठीक है, नेहरू हो, चाहे भगत सिंह हो, ठीक है, इन्होंने सभी ने हमारे लिए काफ़ी लड़ाई की थी, ठीक है। इन्होंने हमें यूनाइट रखा था। उसके अलावा हमें सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स ने हमें यूनाइट कर रखा है। उसके अलावा जो पंडित नेहरू की एक बुक है, कौन सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्यारी सी लाइन बोली। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमारी जो इंडियन यूनिटी है वो बाहर से इम्पोज नहीं की गई है, ठीक है। हमें ऐसा नहीं कि हमें यूनिटी थोप दी गई कि तुम यूनाइट रहो, यूनाइट रहो। ये यूनिटी हमारे अंदर से है, अंदर से। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, क्या हम जैसे कोई हिंदू पर्सन है मान लो, और वो मुस्लिम या मस्जिद से क्रॉस कर रहा होता है, तो क्या उसके लिए रॉन्ग फीलिंग आती है? नहीं। इवन कई हिंदू मस्जिद में भी जाते हैं, इवन कई मुस्लिम लोग हिंदू टेम्पल्स में भी जाते हैं, इवन कई क्रिश्चियंस भी, मतलब हम लोग कई क्रिश्चियंस मंदिर में भी जाते हैं। क्रिश्चियंस जो होता है, इनका क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। उसके अलावा जैसे कि हम गुरुद्वाराज में भी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे का
कल्चर और एक दूसरे का रिलीजन को कभी अगेंस्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग टॉलरेट करते हैं एक दूसरे का। अब जैसे दिवाली एंजॉय की जाती है, तो ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम आके हमारे में बिगन डालते हैं कि भाई तुम दिवाली नहीं मनाओगे, या ईद आती है तो हिंदू जाके उनको बोल देगा कि नहीं तुम ईद नहीं मनाओगे। तो हम लोग टॉलरेट करते हैं, इवन हम लोग मिठाई खाते हैं। इवन कई बार ईद आती तो हम बोलते हैं भैया सेवई खिलाइए आप लोग, ये करिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम टॉलरेट रहते हैं दूसरों के रिलीजन के लिए, ठीक है। तो ये हमारी इंटरनल है। तो ये बात किसने बोली थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये हमने एग्जाम्पल से प्रूव भी कर ली। उसके अलावा जैसे नेशनल एंथम है, जैसे मैंने यहाँ बात की थी सॉन्ग्स एंड सिंबल, तो एक जैसे नेशनल एंथम है जनगण मन, ये भी एक हमारा यूनिटी ऑफ इंडिया का एक्सप्रेशन है। अब हम लोग जब जनगण गण गाते हैं, ये हमारा सबका नेशनल एंथम है, ये सबका अलग अलग तो नहीं है ना, रिलीजन वाइज तो डिवाइड नहीं है, सभी के लिए एक है। तो ये हमें जोड़े रखता है। तो हमें इस बात से ये समझ में आया कि हम लोग डाइवर्सिफाइड होने के बाद भी यूनाइट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये चैप्टर हमारा क्या क्या बताता है। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को कैसे ऐड करता है, डाइवर्सिटी के फैक्टर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये 4 मेजर थिंग्स है जो इस चैप्टर में हमने समराइज़ किया, ठीक है। तो बाकी इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज 1 मिनट में बताता हूँ आपको। ये 4-5 क्वेश्चंस है, जैसे लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आप अपनी अपनी लिस्ट बनाइएगा कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं, और मेंबर ऑफ और दी सेलिब्रेशन शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटी। तो आप लोग एक बार ये देख लीजिए। वैसे मैंने इसमें चैप्टर में सारी चीज़ों के आंसर करीबन बता दिए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। वैसे शायद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 2 उठाएंगे और उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।